हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वी विल डिस्कस टाइप ऑफ यूनिट, इसके बारे में हमने आपको सिंपल यूनिट सेल के बारे में बताया था। हमने कहा था कि यूनिट सेल जो होते हैं देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल यूनिट सेल, सेकंड होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल के बारे में पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, और सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में आज हमको डिस्कस करना है, जो कि यहाँ पे आप देखें कि ये 3 टाइप्स का है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड है आपका इंड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल थर्ड होता है आपका। अब हम चर्चा करेंगे आपसे सेंटर्ड यूनिट सेल में। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? द यूनिट सेल इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट इट्स कॉर्नर। अब आप देखें, ये क्यूब है, क्यूबिक क्यूब है, और इस क्यूब में आप देखिए कुल 8 कॉर्नर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं, और 8 कॉर्नर पे जो होते हैं 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही आप देखें कि 6 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनके फेस सेंटर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, और 6 जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फेस सेंटर पर होते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देखोगे कि इस क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, और 8 कॉर्नर पे 8 एटम जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही जो होता है एक एटम्स या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि द यूनिट सेल इन व्हिच 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट इट्स कॉर्नर। मतलब 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर पे होते हैं, और एक जो होता है कहाँ पे होता है वो सेंटर में होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड आप देखें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, आप देखें कि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब में देखें 8 कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो कॉर्नर पे होते हैं, और 2 एटम्स जो होते हैं या 2 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो फेस के अपर लोअर सेंटर पर होते हैं। देखिए कि यहाँ अपर फेस पर सेंटर में है, और यहाँ लोअर फेस सेंटर पर है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि 8 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हों, और 2 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या हों? फेस के सेंटर में हों, अपर एंड लोअर। तो कह सकते हैं द यूनिट सेल इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड द सेंटर ऑफ ओनली 1 सेट ऑफ फेस इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट इट्स कॉर्नर। ठीक है, अब आप देखें कि हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल के साइज पर अगर हम चर्चा करें तो यूनिट सेल की जो साइज है, जो उसका शेप है ऑन द बेस, अगर हम देखें तो हमको जो है क्रिस्टल जो लैटिक्स प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल जो हमको प्राप्त होते हैं देयर आर 4 टाइप्स के होते हैं। और 4 टाइप्स में आपका आ जाता है क्या क्या? सिंपल आता है, बॉडी आता है, फेस आता है, और इंड आता है। सिंपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देखें सिंपल में कि अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जैसे आप देखें कि मान लीजिए क्यूब बना दिया गया, ये क्यूब है, ये क्यूब है। सिंपल की बात की जा रही है कि यूनिट सेल के शेप के ऑन द बेस अगर देखा जाए तो क्रिस्टल जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है जैसे आपका सिंपल में आप देखेंगे कि इस क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, और इस 8 कॉर्नर पे जो होते हैं वो 8 एटम्स जो होते हैं, 8 एटम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव लैटिक्स कह सकते हैं, और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में आप देखते हैं कि इस क्यूब में 8 एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे होते हैं, एक कहाँ पे होता है? वो सेंटर पे होता है, और इसे जो है हम बॉडी सेंटर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फेस की बात करें
तो फेस में आप देखेंगे कि 8 कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं और 6 एटम्स जो होते हैं फेस सेंटर पर होते हैं। और एंड पर अगर देखें तो एंड पे आपको जो क्यूब बनता है इसमें 8 एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे होंगे और 2 एटम्स जो होते हैं वो फेस सेंटर के अपर लोअर पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूनिट सेल के शेप के आधार पर ये पाया गया कि जो क्रिस्टल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और इसे ब्रेव्स ने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था। इसकी एक्सप्लेन किया कि जो यूनिट सेल का अगर हम शेप देखें तो शेप के आधार पर हमको क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के ऑब्टेन हो सकते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में पॉजेज 1 or more टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये ऑन द अकॉर्डिंग टू ब्रेव्स लैटिक्स। इन फैक्ट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल are not possible for each crystal system. The type of unit cell possible for different crystal system. आप देखें फर्स्ट में पाया गया कि जैसे एक क्रिस्टल सिस्टम है पॉसिबल टाइप यूनिट सिस्टम। क्यूबिक में जो है कितने टाइप्स के यूनिट सेल पाए जा सकते हैं, तो आप देखें उसमें सिंपल, बॉडी और फेस 3 टाइप के पाए जा सकते हैं। क्यूबिक में यूनिट सेल कितने टाइप्स के पाए जा सकते हैं? 3 टाइप्स के पाए जा सकते हैं, सिंपल, बॉडी और फेस। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम को प्राप्त हो रहा है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम कब प्राप्त होता है? जब उसका एक्सेस डिस्टेंस जो होता है 2 इक्वल हो और थर्ड जो है वो डिफरेंस हो और इनके जो एंगल हो अल्फा बीटा गामा ये सभी क्या हो 90 डिग्री हो, तो हमको जो क्रिस्टल सिस्टम मिलता है वो टेट्रागोनल मिलता है। ठीक है। और जो पॉसिबल यूनिट सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि टेट्रागोनल में जो पॉसिबल यूनिट सेल हो रहे हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 3 ये हो गए क्यूब में और 2 हो गए टेट्रागोनल में। आर्थोरोम्बिक में अगर देखें, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को तब मिलता है जब एक्सेस डिस्टेंस कोई इक्वल नहीं होता है बट अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और इसमें जो टाइप ऑफ यूनिट सेल की पॉसिबिलिटी मिली वो 4 टाइप्स की मिलती है। वो सिंपल है, बॉडी है, फेस है और एंड है। तो हम इससे में कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के हमको यूनिट सेल प्राप्त होते हैं। अब हम देखें कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कब हमको ऑब्टेन होगा? जब कोई एक्सेस जो है डिस्टेंस इक्वल नहीं हो बट अल्फा गामा 90 डिग्री हो और बीटा 90 डिग्री ना हो। तो आप देखें तो यहाँ पे अल्फा गामा 90 डिग्री दिखाया जा रहा है और बीटा जो हो रहा है वो 120 डिग्री नहीं होता है। तो इस केसेस में आप देखें कि जो हमको यूनिट सेल मिलता है वो 2 टाइप्स के मिलते हैं, वो सिंपल और एंड 2 टाइप्स के यहाँ भी मिल गए। ट्राइक्लिनिक में आप देखें ये क्रिस्टल सिस्टम हमको तब मिलता है जब एक्सेस डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है और अल्फा बीटा गामा कोई 90 डिग्री का नहीं होता है। और इसमें जो हमको पॉसिबल यूनिट सेल होती है वो केवल 1 होती है, एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है यूनिट सेल की। हेक्सागोनल में देखें तो वहाँ भी यूनिट सेल की पॉसिबिलिटी 1 होती है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हमको कब मिलता है? जब एक्सेस डिस्टेंस ए बी इक्वल होता है और सी नॉट इक्वल होता है बट अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री होता है। इसमें आप देखें पॉसिबिलिटी यूनिट सेल की है 1 की है। ट्राइगोनल की अगर बात करें तो ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को तब मिलता है जब एक्सेस डिस्टेंस ए बी सी इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल गामा 90 नहीं होता है। ऐसे केसेस में जो होता है हमको जो पॉसिबिलिटी यूनिट सेल की मिलती है वो भी 1 मिलती है। तो अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो हमको टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिक हमको ब्रेव्स के आधार पर मिलेंगे। 1 2 4 ये हो गए, 4 ये 8 हो गए, 8 ये हो गए और 2 ये 2 इसमें हो गए, 10 हुआ नहीं, 1 2 3 ये हुआ, 2 5 ये हो गया, 5 और 4 ये 9 ये हो गए और 9 2 ये 11 हो गया, 11 प्लस 3 14 हो गए। टोटल 14 टाइप्स के जो होते हैं वो हमको क्रिस्टल यूनिट सेल प्राप्त होते हैं। ये कंडीशन कब फॉलो किया गया? जब ब्रेव्स ने क्या किया कि यूनिट सेल को उसके शेप के आधार पर क्रिस्टल को क्लासीफाइड करने की कोशिश की, तो उन्होंने 4 टाइप का जो है वो क्रिस्टल यूनिट सेल को डिफाइन किया। जैसे फर्स्ट आपको बताया गया सिंपल, सेकंड बॉडी, थर्ड फेस और 4th एंड। और इन 4 टाइप्स के जो आपको क्या कहते हैं
क्रिस्टल आपको मिलते हैं, इन्हीं 4 टाइप के क्रिस्टल में हमको जो यूनिट सेल की पॉसिबिलिटी मिलती है वो 14 टाइप की मिलती है। अगला डिस्कस है कि कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। आप देखें कि सिंपल, बॉडी, फेस, एंड, इन सब में जो आपके यूनिट सेल हैं, इन यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कितने होते हैं उन्हीं को कैलकुलेट करना होगा आपको। फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट है आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में अगर आप देखोगे, आप देखें इस क्यूब में कुल 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। अब इस 8 कॉर्नर में अगर आप देखें कि ये एक कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो पूरे यूनिट सेल में 1/8 का होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप इसको समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये स्फीयर है, स्फीयर मीन्स आप पार्टिकल्स ले लें, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है। तो इस यूनिट सेल में इसका आधा पार्ट ही तो कवर किया गया है, आधा पार्ट इसका बाहर होता है। तो अगर आधा पार्ट कवर किया गया, मान लीजिए आधा पार्ट, मान लीजिए ये है, इसका ये पार्ट मान लीजिए कवर है, तो आधे पार्ट का अगर ये पार्ट कवर है तो कितना पार्ट आपको मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है। तो पूरे स्फीयर का कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। कहने का मतलब ये होता है कि कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं वो इस पूरे यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्यूब कंसिस्ट ऑफ 8 कॉर्नर since each corner atom is shared by 8 unit cell, the contribution of each corner atom is 1/8 to the unit cell। आप देखें 1/8 एटम एट कॉर्नर यहाँ पर लिखा गया है, ये लिखा गया है इंटर पार्ट ऑफ एटम, इंटर पार्ट ऑफ एटम, ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब आप देखें हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम टू 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में 1 एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का बन रहा है? वहाँ पे 1/8 का बन रहा है। तो 8 एटम का 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? 1/8 इंटू 8 कितने बनेगा? 1 का बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्यूब में जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, जो सिंपल यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में कितने परमाणु मिल रहे हैं? 1 परमाणु मिल रहे हैं। 1 एटम पर यूनिट सेल मिल रहा है। कहाँ? जब हमारा यूनिट सेल कैसा था? सिंपल था। तो सिंपल आप यूनिट सेल में कितने एटम पा रहे हैं? 1 एटम पा रहे हैं। फिर से इसे समझें, जैसे आप देखें कि यहाँ पे इस क्यूब में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम की अगर बात करें तो इस क्यूब में कुल 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम है, प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम है। तो अगर हम 8 कॉर्नर की अगर बात करें तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन कितने में हो रहा है? 1/8 में हो रहा है। तो 8 एटम का 1 यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो 1 का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम टू 1 यूनिट सेल 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम की अगर बात करें, 8 कॉर्नर की अगर हम बात करें 1 यूनिट सेल में, तो कितना आएगा? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा उस यूनिट सेल में? 1 हो जाएंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप देखें सबसे पहले कि आप ये क्यूब है तो कंट्रीब्यूशन फर्स्ट की तरह अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम टू 1 यूनिट सेल 1/8, और 8 एटम की अगर 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देखें तो आपको कितना मिलता है? 1 मिलता है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन एटम एट द सेंटर, जो सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इन यूनिट सेलों के साथ नहीं होता है। इन यूनिट की जो सेंटर में एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेलों के साथ नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप देखें कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन एटम एट द सेंटर, जो सेंटर में है 1 एटम उसका अपना योगदान पर्सनल का है, अपने में ही है। और शेष का जो है 8 कॉर्नर में उनका जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो हम अगर बात करें कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में कितने एटम होंगे पर यूनिट सेल में, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं द क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 एटम एट द 8 कॉर्नर and 1 atom at the center of the cube, since each corner atom is shared equally by 8 unit cell and the atom present at the body center belong wholly
wholly to the unit cell. The contribution of each corner atom is 1/8 and that of the body center atom is 1. So the unit cell. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो 8 कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जब देखा गया तो 1/8 का हुआ, 8 पे देखा गया तो 1/8 × 8 1 आ गया, और जो सेंटर में होता है उसका इन यूनिट के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उसका अपना सिंगल होता है, उसका किसी के साथ योगदान नहीं होता, तो +1 एटम ये हो गया, और पूरे यूनिट सेल में जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, तो टोटल एटम कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो बॉडी सेंटर में कुल कितने एटम मिल रहे हैं पर यूनिट सेल में, 2 मिल रहे हैं। अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में आप देखें कि 8 कॉर्नर यहाँ पे भी है, क्यूब की बात की जा रही है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम टू 1 यूनिट सेल 1/8 हुआ, और 8 एटम का 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब आप देखें कि फेस सेंटर में क्या होता है कि प्रत्येक फेस के सेंटर पर 1 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई आप रूम ले लें, उस रूम में आप देखेंगे कुल कितने फेस मिलते हैं, 6 फेस मिलते हैं, और 6 फेस पर अगर आप देखें जूम करें तो सेंटर पे 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखें, इसे यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है, ये है जो फेस सेंटर पर 1 एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अगर देखा जाए तो 2 यूनिट सेल में होता है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 यूनिट सेल में होता है। कैसे, आप देखें, इसका कंट्रीब्यूशन एक इस यूनिट सेल में हो रहा है, इस क्यूब में हो रहा है, इसमें, और दूसरा कंट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, 2 यूनिट सेल में हो रहा है। तो मतलब आधा कंट्रीब्यूशन इधर हो रहा है और आधा कंट्रीब्यूशन इसमें हो रहा है। तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन फेस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देखें, हाफ जो होता है इसके साथ हो रहा है, इस क्यूब के साथ, और हाफ जो होता है वो इस क्यूब के साथ होता है, जो यहाँ पे शो किया गया है। देखिए ये एटम है, अब इसका हाफ पार्ट इस क्यूब के साथ है, इसका हाफ पार्ट इस क्यूब के साथ है। इसका मतलब हो गया कि जो फेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 का होता है। तो आप देखें 6 फेस है, कंट्रीब्यूशन कितने का, 1/2 होता है, कितना आ गया, 3 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने जाएंगे, 3 और +1 कुल कितने हो गए, 4 एटम। तो आप देख रहे हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम में कुल कितने एटम मिलते हैं पर यूनिट सेल में, 4 मिलते हैं। तो आपने देखा सिंपल में 1 मिलते हैं, बॉडी में 2 मिलते हैं और फेस में 4 मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंड सेंटर की। इंड सेंटर में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें 8 कॉर्नर है, तो अगर कंट्रीब्यूशन 1 एटम का देखें 1 यूनिट सेल में तो 1/8 आता है, और अगर कंट्रीब्यूशन 8 एटम का 1 यूनिट सेल में देखें तो 8 × 1/8 = 1 आता है। अब आप देखें यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्नर की अगर देखें तो पोजीशन मिलता है, और अगर रिस्पेक्ट ऑफ फेस की अगर देखें, फेस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आपको भी मैंने जस्ट बताया था कि जो फेस पर एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 2 यूनिट सेल में, 2 क्यूब में हो रहा था, 2 यूनिट सेल में हो रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो इसमें भी होता है और इसमें भी हो रहा है, तो मतलब आधा पार्ट इसमें होता है, आधा पार्ट इसमें होता है। तो अगर फेस के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने में हो रहा है, 1/2 में हो रहा है, और अपर लोअर में कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो 2 × 1/2 = कितना आ गया, 1 आ गया। तो इंड सेंटर की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होता है, 2 एटम पर यूनिट सेल मिलता है। तो आपने देखा कि सिंपल में और इंड में पर यूनिट सेल की अगर देखें तो कितने एटम मिल रहे हैं, 2 एटम मिल रहे हैं। अगला हम चर्चा करते हैं एज की। अगर आप देखें कि किसी क्यूब के एज पर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/4 का होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय 4 यूनिट सेल्स। अब आप देखें सिंपल में जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितने का होता है, 1/8 का होता है। ठीक है, जो बॉडी में होते हैं, जो बॉडी में है उनका कंट्रीब्यूशन 1 का ही होता है, जो फेस पर है उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, और जो एज के सेंटर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/4 का होता है। अब आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर
ये पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सिंपल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने का होता है, 1/8 का होता है। ये पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूट ओनली 1/2 ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर फेस पर वो एटम्स होते हैं उनका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 का होता है। द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स 1 टू ए पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सेंटर में है तो उनका कंट्रीब्यूशन जो होता अन्य के साथ नहीं होता, उसी यूनिट के साथ होता जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें, ए पर्टिकुलर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एज कंट्रीब्यूट 1/4 टू पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल। आप देखें ये क्यूब बनाया गया है और आप देखें कुल जो एज हैं उस एज पर कितने आप देखें प्रत्येक एज पर 1/4 का कंट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है। तो देखें एज सेंटर कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 ये हो गए, 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है 12। आप देखिए कुल 12 एज बन रहे हैं और प्रत्येक एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने में हो रहा है, 4 में होता है। कितने कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 में होता है जो एज पर होते हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो गया आपका कि जो एज पर हैं उनका यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने में होता है, वो 4 यूनिट सेल हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 में होता है। अब आप देखें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब, और आप देखें कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में आप देखें कि कॉर्नर पर जो होते हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब की बात करें तो आप देखें 8 × 1/8 1 आता है। अगर बॉडी की बात करें तो वहाँ भी 1 आता है क्योंकि क्यूब है, वहाँ पे भी 8 कॉर्नर हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 का। फेस की बात करें तो फेस में भी अगर आप देखें तो 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 का। इंड की अगर बात करें तो वहाँ भी 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 का। तो अगर आप देखें तो कुल कितने आ रहे हैं कॉर्नर पर, 1 आ रहे हैं। अगर हेक्सागोनल की देखें तो हेक्सागोनल में अभी आप देखा कि कुल कितने एज कॉर्नर पे थे, एटम्स 12 थे, तो 12 एज बन रहे थे। और वहाँ पे अगर आप देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन जो दिख रहा है 1/6 का भी यहाँ पे हम बताएंगे आपको ये कैसे होता है। पर यहाँ देखिए सेंटर ऑफ द क्यूब की बात करें तो जो सिंपल होते हैं उनके सेंटर में कोई भी एटम्स नहीं होते हैं, पर बॉडी में होते हैं, 1 होता है। फेस में भी सेंटर में कोई एटम नहीं होते, इन पर भी सेंटर में कोई एटम नहीं होते हैं। अगर फेस की बात करें तो सिंपल में फेस पर कोई एटम्स नहीं होते हैं। बॉडी अगर क्यूबिक की बात करें हम तो वहाँ पे भी फेस पर कोई एटम्स नहीं होते हैं। पर अगर हम फेस क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो आप देखें कि उससे 6 फेस होते हैं और 6 फेस पे 6 एटम्स होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो कैलकुलेट करने पर 3 आ जाता है। अगर इंड की बात करें तो अपर लोअर पर क्या होते हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल में 1/2 का होता है, तो 1 आ जाता है। अब आप टोटल कैलकुलेट करें तो सिंपल का देखिए 1 + 0 + 0 कितना आ गया, 1 पर यूनिट सेल में 1 आ गया। बॉडी की बात करें तो 1 1 1 + 1 + 0 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो गए। फेस की बात करें तो 1 + 0 + 3 3 + 1 4 यूनिट पर 4 एटम्स पर यूनिट सेल हो गया फेस में। इंड की बात करें 1 + 0 + 1 2 एटम्स आ रहे हैं पर यूनिट सेल में। अगर हम हेक्सागोनल यूनिट की बात करें तो हेक्सागोनल में बेटा अगर आप देखो कुल कितने कॉर्नर मिलते हैं, 12 कॉर्नर अभी हमने कैलकुलेट कराया था आपको, 12 कॉर्नर मिलते हैं। अब 12 कॉर्नर मिलते हैं, अब उसमें आप देखेंगे कि उस कॉर्नर में आप देखो जैसे मान लें हम चर्चा करते हैं इस एटम की बात कर लें अगर, ये एटम आप देखो एक 120 डिग्री का जो है ट्राइंगल बना रहा है, 120 डिग्री का। तो आप देखो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, 120 डिग्री का बना रहा है। अब 120 का अगर बना रहा है तो इसका हाफ पार्ट ही तो यूनिट सेल के अंदर है, बाकी हाफ पार्ट इसके यूनिट सेल के बाहर है। तो आप देखिए अगर 120 का बना रहा है तो 120 का कितना बना सकता है, 1 2 3 अर्थात टोटल कितने एंगल बना सकता है, 360 का बना रहा है। तो अब आप देखो अगर ये हाफ पे कितना बना रहा है,
हाफ पे अगर देखें तो ये 1/3 पार्ट कवर हो रहा है इसका। हाफ पर अगर इसका हाफ देखें तो हाफ पर इसका कितना कवर हो रहा है, 1/3 का कवर हो रहा है। तो टोटल अगर स्फीयर की बात करें तो ये कितना होगा, 1/6 का होगा। फिर से समझें, देखें, मान लें ये कॉर्नर पर एटम है और ये एटम का जो है हाफ पार्ट जो है यूनिट सेल में है, बाकी हाफ पार्ट क्या है, यूनिट सेल के बाहर है। कुल एज पर आप देखें तो 12 जो है वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर। अब आप देखें अगर हाफ पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया, हाफ पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया और ये कितने एंगल बना रहा है, 120 का बना रहा है। तो टोटल अगर आप देखें इसका क्या किया गया, ये हाफ पार्ट बनाया गया, ये हाफ पार्ट बन गया। सेंटर पे एक हमने पॉइंट रखा, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया, कितने एंगल बन गया, 120 का ये एंगल बन गया। अब 120 हाफ का 120 एंगल, अब 120 के इस हाफ में कितने पार्ट बन सकते हैं, 1 2 3, अर्थात टोटल 360 डिग्री का एंगल ये बन सकता है। तो आप देखें कि इस हाफ में वो कितना पार्ट कवर कर रहा है, इस हाफ में ये 1/3 पार्ट कवर कर रहा है। तो अगर इस हाफ में 1/3 पार्ट कवर कर रहा है तो टोटल स्फीयर का कितना कवर करेगा, 1/6 का करेगा। तो कॉर्नर पे आप देखेंगे 12 × 1/6 कितना आ गया, ये 2 आ गया। अच्छा, आप देखें कि इसके बॉडी में कितने एटम्स हैं, 1 2 3 हैं। तो 3 × 1 जिसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं है, ये 3 हो गया। फेस पर आप देखें तो फेस पर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स उपस्थित होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2 का होता है। पर यूनिट सेल में आधा एक यूनिट सेल में जाते हैं, आधा उस यूनिट सेल में जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। कितना आ गया, 1 आ गया। 2 + 3 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करें तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब में देखें तो 12 × 1/6 2 आ गया। और अगर सेंटर की बात करें तो 3 है। और अगर हम फेस की बात करें तो फेस में कितने आ रहे हैं, 2 × 1/2 1, 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 6 आ गया। ये फेस पे आ गए। तो सिंपल, बॉडी, फेस, इंड और हेक्सागोनल, ये बात हो गई हमारी यूनिट सेल में। पर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल में 1, बॉडी में 2, फेस में 4, इंड में 2 और हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6। अब हम चर्चा करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन इट्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में ये होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन बेटा हम ये कह सकते हैं कि हमको पैकिंग फ्रैक्शन की इम्पॉर्टेंसी कब ज़रूरत पड़ती है, जब ये देखा जाता है कि कोई यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कोई स्फीयर या कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितना कवर कर रहा है, उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है पैकिंग फ्रैक्शन की। फिर से समझें, यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम किसी स्फीयर द्वारा कवर किया जा रहा है, उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन इट्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप देखें तो हम सपोज करिए कि एज लेंथ ए है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, रेडियस ऑफ द एटम आर है, मान लें एज लेंथ है ये ए है और रेडियस ऑफ द एटम को आर मान लिया गया। अब आप देखें इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 2 स्फीयर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब टच ईच अदर। इसमें क्या होता है कि 2 गोले जो होते हैं कॉर्नर पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर हम एज लेंथ की बात करें, टोटल एज लेंथ निकालें तो टोटल एज लेंथ किसके इक्वल आ रहा है, 2r के आ रहा है। यहाँ से यहाँ का रेडियस r है, यहाँ से यहाँ का रेडियस r है, तो टोटल एज लेंथ कितनी आ गई, 2r आ गई। अब आप देखें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो 1/8 × 8 1 आता है। वॉल्यूम ऑफ एटम
अगर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी एटम का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो फार्मूला होता क्या, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर निकालना है किसी क्यूब का तो क्या होता है, ए का क्यूब होता है। अब आप देखें तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, 2r है, 2r है ए इक्वल टू। और यहाँ पर वॉल्यूम आप यूनिट सेल निकालेंगे तो ए का पावर क्यूब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 2r पावर क्यूब, तो हो जाएगा कितना, 8r क्यूब हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, चूँकि आपने देखा था कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उसमें 1 एटम पर यूनिट सेल में होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल में कितने एटम मिल रहे हैं आपको, 1 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 × आर पावर क्यूब। तो आर पावर क्यूब क्या कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.524 आ जाएगा। अगर आप इसका परसेंटेज निकालना है जिसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेंस द परसेंटेज ऑफ द ऑक्युपाइड स्पेस 0.524 × 100 इक्वल टू कितना आ गया, 52.4। अब आप देखो कि इतना जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द्वारा जो एटम्स है वो कितना भाग कवर कर रहा है, 52.4% भाग कवर कर रहा है। और कितना भाग उसका रिक्त है, तो आप क्या करें, 100 से 52.4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 47.6% आ गया। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस। तो किसी क्यूब में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अनऑक्युपाइड स्पेस होते हैं वो कितना होते हैं, 47.6% होते हैं। और ऑक्युपाइड स्पेस कितने होते हैं, 52.4% होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल में अभी आपने देखा था इसके पहले कि 2 एटम BCC होता है, ये बॉडी क्यूबिक सेंटर 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। क्यूब बनाया गया है, आप इसमें देखें एज लेंथ a होता है और रेडियस ऑफ द एटम r है। इसमें देखें पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के आधार पर ये क्यूब बनाया गया। और इसमें आप देखे हैं बॉडी सेंटर में 1 एटम क्या होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बाकी 8 एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC आप देखें तो बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ये क्यूब बनाया गया है। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, उसके बॉडी सेंटर में होते हैं। और 8 कहाँ पे होते हैं, इनके कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले अगर हम आपका ट्राइंगल ABC है, ABC, तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC द फेस डायगोनल। तो आप देखें पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC ये इक्वल किसके होता है, √AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के। और एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, A है, और यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ कितनी है, A है। तो √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ गया, √2A आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में आ गया। अच्छा अब आप देखें चर्चा करते हैं ACD की। ACD की अगर चर्चा करें तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ACD द बॉडी डायगोनल, तो CD इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस किसके हो जाएगा, AC स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2A स्क्वायर के। A प्लस A किसके इक्वल हो रहा है, 2A स्क्वायर के हो रहा है। तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने पर √3A आ जाएगा। आप देखें बेटा यहाँ पर CD यहाँ से यहाँ तक जो एज लेंथ है, अगर इसकी रेडियस देखें तो कुल रेडियस आ रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से लेके यहाँ तक R आ रहा है। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 आ रहा है।
तो सी डी जो लेंथ मिल रही है हमको वो इक्वल किसके आ रही है, 4r की आ रही है। और सी डी इक्वल टू किसके होता है, √3a को होता है। तो 3a √3a इक्वल टू 4r एक होता है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। a इक्वल टू हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान √3r की हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखें कि द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब होता है। तो इसका हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, कैलकुलेट किया गया तो आ गया 64r³ अपान 3 √3। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाला गया। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है बेटा, बॉडी सेंटर में 2 यूनिट पर सेल पर एटम होते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, तो हो जाएगा 2 इंटू ये होगा वॉल्यूम निकालने का फार्मूला 4/3πr³ अपान a क्यूब वैल्यू कितनी है, 64r³ अपान 3 √3 होता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 68% आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसको कैलकुलेट किया गया तो यह आ गया 0.68 आ गया। तो हेंस द परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस 0.68 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 68 हो गया। मतलब फेस, अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर्स में जो होते हैं वो स्फीयर द्वारा, एटम द्वारा जो होता है कितना ऑक्यूपाइड किया जा रहा है, ये उस यूनिट सेल के वॉल्यूम का 68% किया जा रहा है। और अनऑक्यूपाइड कितने हैं, वो 32% हो रहे हैं। बॉडी सेंटर में अनऑक्यूपाइड स्पेस कितने हैं, 32% हैं। और ऑक्यूपाइड स्पेस कितने होते हैं, वो 68% होते हैं। ठीक है। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप देखें, अभी a इक्वल टू 4/√3r आया था आपका। तो इसको कैलकुलेट किया, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/3a/4 आ गया। इसको कैलकुलेट कराएंगे तो आ जाएगा 0.433a आ जाएगा। आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू कितने का आ रहा है, 2r के आ रहा है। इसको हल किया गया तो आ गया 0.866a आया। तो हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0.433 टाइम द एज लेंथ and distance between the length nearest neighbor distance is equal to 0.866 टाइम द एज। वैसे इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं होती है, पर इस फार्मूले की ज़रूरत आपको पड़ती है। लास्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखें, इसमें बेटा 4 एटम होते हैं पर यूनिट सेल में। इसमें आप एज लेंथ क्या मानते हो, एज लेंथ आप a मानते हो और रेडियस आप एटम r होता है इसका। इसमें क्या होता है कि अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का निकालें तो आप देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो स्फीयर फेस पर होता है वो जो डायगोनल है, एक डायगोनल आपका ये है, एक डायगोनल आपका ये है। तो फेस पर जो एटम होते हैं वो जो डायगोनल पर देखें इस 2 डायगोनल है, एक ये है और एक ये है। तो फेस पर जो एटम होते हैं वो 2 डायगोनल पर जो स्फीयर होते हैं उनसे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उनके संपर्क में होते हैं। फिर से समझें, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की एक बार बात करें हम, तो जो फेस पर एटम होता है, एटम अगर हम स्फीयर की बात करें तो इसका मतलब बेटा यहाँ एटम से रिलेटेड है। तो जो फेस पर एटम होता है वो जो 2 डायगोनल पर एटम उपस्थित होते हैं, एक ये है और एक ये है, उससे अटैच होता है, उसके संपर्क में होता है। तो आप देखें तो हम कह सकते हैं कि इन FCC द कॉर्नर एटम्स आर इन कनेक्ट विद द फेस सेंटर एटम, सपोज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज एंड द रेडियस ऑफ द एटम इज r। आप देखें इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है ABC का बन रहा है, ABC का बन रहा है ट्राइंगल। अब अगर BC अगर आप निकालो, BC इसका अगर निकालो तो BC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, √AC² प्लस AB², A² प्लस C², ये आ जाएगा √2A। ठीक है। अब आप रेडियस अगर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 रेडियस आपको मिलेगा। 1
1 इस पे मिलेगा, 2 यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, तो 1 2 3 4 रेडियस मिलेगा। तो बी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4r के हो जाएगा। और बी सी इक्वल टू किसके होता है, अंडर रूटेड 2a के होगा। तो अंडर रूटेड 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r के हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूटेड 2r के हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 2 अंडर रूटेड 2r हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब होता है। तो अगर आप a क्यूब होता इसको यहाँ पे पुटअप करें तो ये कितना आ जाएगा, 64r क्यूब अपॉन 2 अंडर रूटेड 2 आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है अगर आपको, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन a क्यूब। तो आप जानते हैं कि फेस पर एटम 4 एटम पर यूनिट सेल में होते हैं, तो 4 इंटू वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब हो गया अपॉन a क्यूब जो आया है यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 64 4 क्यूब अपॉन 2 अंडर रूटेड 2। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.74 आ जाएगा। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 74% आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जो स्फीयर द्वारा यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 74% किया जा रहा है। और कितना अनऑक्युपाइड है उसका स्पेस, तो हम कह सकते हैं 26% होता है। थोड़ा सा अगर आप इसको और स्ट्रेच करना चाहते हैं फार्मूले को, तो आप लिख सकते हैं लेज एंथ इक्वल टू क्या जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूटेड 2r हो जाएगा। r इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूटेड 2a अपॉन 4 आ जाएगा। तो अब इसे देखें, ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पर a/2 अंडर रूटेड 2 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूटेड r इक्वल टू 0.3535 a आ जाएगा। अब डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2r के हो जाता है। तो 2 इंटू a अपॉन 2 अंडर रूटेड 2 कैलकुलेट करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखें रेडियस कितना आया, रेडियस आया 0.3535 आ गया, और डिस्टेंस कितना आ रहा है वहाँ से वहाँ तक 0.707 आ रहा है। ठीक है, ये रेडियस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। तो हम कह सकते हैं r इज इक्वल, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 0.353 टाइम द एज लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेवर डी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.707 टाइम द एज लेंथ। दैट्स ऑल।